हमारे चैनल में आपका स्वागत है। माँ के ऑपरेशन के लिए जब पैसे नहीं थे तो मेरे पति ने कई जगह मदद की गुहार लगाई, लेकिन कहीं से सहायता नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने अपने ऑफिस के बॉस से बात की और बॉस ने साफ-साफ कह दिया कि अगर तुम्हारी बीवी एक रात मेरे साथ बिताए तो मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा। जब मेरे पति ने ये बात मुझसे कही तो मैं सन्न रह गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उन्होंने साफ धमकी दी कि अगर मैंने मना किया तो वे मुझे तलाक दे देंगे और मेरी बीमार माँ मर जाए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। माँ की हालत और पति की बेरुखी के बीच मैं घुटने टेकती और उस रात मुझे जबरदस्ती बॉस के घर भेज दिया गया। दिल कांप रहा था, आंखों में आंसू थे। मैं डरते डरते वहां पहुंची, लेकिन बॉस ने मुझे एक कमरे में भेजते हुए बस इतना कहा, पूरी रात बस प्रार्थना करना, सुबह होते ही घर जा सकती हो और तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन मैंने वही किया। सारी रात ईश्वर से प्रार्थना करती रही। सुबह होते ही मैं घर लौट आई। मेरे पति बेहद खुश नजर आ रहे थे। उन्हें पैसे मिल चुके थे, लेकिन मैं भीतर से टूट चुकी थी। 3 दिन बाद उन्होंने मुझे दोबारा उसी जगह भेजा। मैं भीतर ही भीतर डर गई, लेकिन बॉस ने इस बार भी मुझे छुआ तक नहीं, बस कमरे में बिठाया और फिर सुबह जाने दिया। अब यह सब कुछ मुझे बहुत अजीब लगने लगा था। एक अजनबी जो मुझसे कुछ कहता भी नहीं, फिर भी क्यों बार बार बुला रहा था। अगले दिन ऑफिस में बॉस ने मुझे और मेरे पति को बुलाया और मेरे पति के सामने जो कहा उसने मेरी सोच को झकझोर कर रख दिया। मुझे अपने माँ बाप की शक्ल तक याद नहीं, क्योंकि जब मैं 1 साल का था तो वह हादसे में गुजर गए थे। उसके बाद मेरे चाचा चाची ने मुझे पाला, लेकिन बेटा कभी नहीं समझा। मैं उनके घर का नौकर बन गया। बचपन से जवानी तक का हर दिन चूल्हा चौका, झाड़ू पोछा, कपड़े धोने, सब कुछ मैंने किया। चाचा ने मुझे कभी बेटा नहीं माना और चाची ने तो अपने हाथों की थाली भी मुझे नहीं दी। जब कभी कोई मेहमान आता तो मेरे ऊपर झूठा स्नेह दिखाया जाता, लेकिन जैसे ही वह चला जाता सच्चा चेहरा सामने आ जाता। उनकी बेरुखी ने मेरी आत्मा को कुचल दिया। जब मैं जवान हुआ तो चाचा ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वे चाहते थे कि मेरी शादी किसी बूढ़े या विकलांग आदमी से हो जाए, बस वह अमीर हो और मेरे पैसे देकर मुझे खरीद ले। एक औरत के जरिए मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। कुछ ही दिनों बाद बारात आई और चाचा ने कहा कि तेरे लिए एक रिश्ता आया है। आदमी बूढ़ा है, सुंदर नहीं है, लेकिन एक कंपनी में काम करता है और जब से उसने मेरी तस्वीर देखी है तब से वह मुझ पर फिदा हो गया है। उस आदमी ने जब पैसे की बात सुनी तो वह तैयार हो गया। उसे सिर्फ लड़की नहीं, अपने पैसे की कीमत वसूलनी थी और मेरे मामा मामी ने पहले ही मुलाकात में सब तय कर लिया। मानो मैं कोई सौदा हूँ जिसे एक बार देकर खरीद दिया गया। उस रात मैं बहुत रोई। माँ और पापा की बहुत याद आई। अगर वे जिंदा होते तो शायद ये दिन मुझे न देखना पड़ता। अगले ही दिन मेरी शादी उस आदमी से करवा दी गई। न कोई रस्म, न ही कोई खुशी का माहौल। एक छोटे से मंदिर में बस एक पंडित और कुछ गवाहों के सामने सब कुछ निपटा दिया गया। उस आदमी का नाम मनोज था। मामा ने विदाई के समय मेरे सिर पर हाथ रख दिया और मामी ने एक शब्द तक दुआ नहीं दी। बस चुपचाप खड़ी रही, जैसे मैं कोई बोझ थी जिससे वे छुटकारा पा चुके थे। जब मैं मनोज के साथ उसके घर पहुंची तो दरवाजे पर 3 महिलाएं खड़ी थी, जिन्हें देखकर मनोज ने कहा कि ये उसकी बहनें हैं। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं इस घर की नई नौकरानी हूँ। न किसी ने स्वागत किया, न ही कोई रस्म निभाई गई। मुझे बस चुपचाप एक कमरे में भेज दिया गया। अगले सुबह सूरज निकलने से पहले ही दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई और ननंद की आवाज आई, उठो, नाश्ता बनाना है, माँ को दवा देनी है और बर्तन भी धोने हैं। मैं नींद में ही उठ गई। जल्दी से दुपट्टा संभाल कर बाहर आई। नाश्ता बनाना तो मुझे आता था, लेकिन इस घर की बातें अलग थी। हर छोटी बात पर कमी निकाली जाती। अगले दिन सास दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में लाठी थी, चेहरा सख्त और आवाज में तंज। क्या दहेज लाई हो? खाली हाथ आई हो तो काम तो ठीक से करो। मैं चुपचाप सिर झुकाया और बर्तन धोने लगी। दिल में एक वादा किया कि कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन ये लोग खुद ही मौका बना लेते थे। शाम को जब सब खाने बैठते तो मैं सबसे पहले चुपचाप रोटियां परोसने लगती। सास ने पहला कोरा उठाया और गुस्से में बोली, नमक ज्यादा है। कभी खाना बनाया है? मनोज चुपचाप बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। मैंने उम्मीद की थी कि वह कुछ कहेगा, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। रात को जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो मैं अकेली अपने कमरे में बैठी थी। दीवारें मुझे घूर रही थी और एक अजीब सी चुप्पी मुझे निगलने को तैयार थी। मैं समझ चुकी थी कि ये घर, जैसे मैं नया जीवन समझ रही थी,
असल में एक नया कारागार है। फ़र्क बस इतना है कि पहले मामा मामी की गुलाम थी और अब मनोज की माँ और बहनों के आदेशों की कैदी। कमरे की खिड़की से एक ही दीवार दिखती थी, वही रोज़ की हवा कभी-कभी आती थी, बाकी सब ठहरा हुआ था। जब मनोज शाम को लौटते तो बस इतना पूछते, कोई दिक्कत तो नहीं? मैं सिर हिला देती, वे कहते, घर छोटा है लेकिन समय के साथ सब ठीक लगने लगेगा। और फिर बिना कुछ कहे कमरे में चले जाते। तब मुझे समझ आ गया था कि मैं इस घर में बस एक जिम्मेदारी बनाई हूँ, एक ज़रूरत की चीज़ जिसे खरीदा गया है और अब इस्तेमाल किया जाना है। मेरे सपनों का कोई वजूद नहीं था, मेरी कोई खुशी या इच्छा मायने नहीं रखती थी। रात को जब मनोज कमरे में आया, मैंने धीरे से कहना शुरू किया, मुझे पता है कि सब कुछ बहुत गलत है, लेकिन शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। बस इतनी बात बता दो कि ये वक्त कब निकलेगा, कब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। वह चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरी माँ बीमार है और बहनें अभी छोटी हैं, जिम्मेदारी मेरे सिर पर है, बस थोड़ा सब्र करो। समय बीत रहा था, लेकिन मुझे भीतर ही भीतर यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि कोई समय कुछ बदलने वाला नहीं है। यह सब यूं ही चलता रहेगा, यह सन्नाटा, यह बेरुखी, यह सजा सी जिंदगी, सब कुछ। अगली सुबह सास ने मुझे बाजार भेजा, आलू, प्याज, धनिया और साथ में दवाइयाँ लाने का हुक्म दिया। जाते जाते यह भी कह दिया कि पैसे बचाकर खर्च करना, ज़्यादा उड़ा मत देना, हम कोई अमीर लोग नहीं हैं। मेरे लिए बाजार जाना कुछ देर की आज़ादी जैसा लगता था, लेकिन लौटते ही फिर वही ताने शुरू हो जाते, इतना खर्च क्यों कर दिया, एक छोटी सी बात भी नहीं संभलती तुमसे। मैंने हिसाब दिखाया, रसीदें सामने रख दी, लेकिन किसी बात का असर नहीं हुआ। ऐसे ही समय बीतता गया, दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में, और मैंने घर के हर कोने, हर दरवाजे का मतलब समझना सीख लिया। मुझे पता चल गया था कि ननंद कब ताना मारेगी, सास कब आशीर्वाद के नाम पर अपमान करेगी और कौन कब मुझ पर शिकायत करेगा। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा था। कभी कभी सोचती थी कि काश मैं घर की बहू सच में होती, कोई मुझे भी सौभाग्यवती कहता, मुझे भी कभी आशीर्वाद मिला होता। लेकिन शायद ये सब मेरे नसीब में नहीं था। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी जिसमें मेरे बचपन की गुड़िया रखी थी। कभी कभी उसे देखती तो लगता शायद वो अब भी मुझ पर हंस रही है, क्योंकि बस कैदी बदली है, पिंजरा वही है। लोगों के चेहरे बदलते थे, मनोज की चुप्पी, सास की सख्ती और नंदों की तीखी नजरें मेरी हर सांस पर भारी पड़ रही थी। लेकिन मुझे अभी और जीना था, क्योंकि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस दिन भी सब कुछ पहले जैसे ही शुरू हुआ, नाश्ता बनाया, झाड़ू लगाया, पानी भरना, बर्तनों की कतार में घुसना, सब वैसे ही जैसे हर दिन होता है। लेकिन दोपहर को अचानक सास की तबीयत बिगड़ गई, वे कांपने लगी, हाथ से चाय का कप गिर गया और चेहरा सफेद पड़ गया। ननद घबरा गई और चिल्लाई, माँ को क्या हो गया, दवाई लाओ, कुछ करो। मैं रसोई से दौड़ती हुई आई तो देखा सास सोफे पर बेहोश पड़ी थी। मनोज ऑफिस गए थे। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, पास के मोहल्ले से रिक्शा बुलाया और नंदों को साथ लेकर अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल की सीढ़ियों पर पहली बार यह महसूस हुआ कि इस घर में इस सास की कोई अहमियत थी। उनके बीमार पड़ते ही पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। डॉक्टर ने चेकअप किया, कुछ टेस्ट लिखे, दवाइयाँ दी और तत्काल भर्ती कराने की सलाह दी, लेकिन भर्ती कराने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने मनोज को फ़ोन किया और कहा, माँ की हालत बहुत ख़राब है, पैसे की ज़रूरत है। मनोज की आवाज़ घबराई हुई थी। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं ऑफिस से निकलता हूँ, कुछ करता हूँ। थोड़ी देर बाद वो आए, चेहरे पर चिंता थी लेकिन हाथ खाली। कहा, पैसे नहीं हैं, उन्हें घर ले चलो। दवाइयाँ तो चलती रहीं, लेकिन सास की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। ननद बहुत परेशान थी, हर पल उसकी आवाज़ में डर और दर्द घुला होता। वो बार बार कहती, अगर माँ को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। एक रात मनोज मेरे पास बैठा था, मैं उसके लिए चाय रख रही थी। उसने कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, शुक्र है ऊपर वाले का कि तुम इन सबके साथ थी। ने कहा, ये मेरा कर्तव्य था। उसने सिर झुका लिया और बोला, काश मेरे पास कुछ होता जिससे मैं अपनी माँ को बचा सकता। वही दिन गुजरते गए और कुछ ही दिनों में सास का निधन हो गया। घर का माहौल बहुत भारी हो गया था, हर कोना जैसे सिसक रहा हो। लेकिन कुछ दिनों बाद वही सन्नाटा एक नई दिशा में बदलने लगा। सास के जाने के बाद ननद की आंखें खुलने लगी। उसे अब महसूस होने लगा कि उसकी उम्र बढ़ रही है और उसका कोई रिश्ता नहीं बचा है, कोई सहारा नहीं है। मनोज का बर्ताव भी अब बदलने लगा था। पहले जो चुपचाप रहता था, अब गुस्से में रहने लगा था। एक रात उसने चाय का कप इतनी जोर से मेज पर पटका कि आत्मा कांप गई और गुस्से में बोला, अब सब कुछ मेरे सिर पर है। मनोज ने उस रात गुस्से में चाय का कप पटकते हुए जब कहा कि अब सब कुछ उसके सिर पर है, तो मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। और वह बोलते गया, बहनों के खर्चे, घर का खर्च, सब मेरी जिम्मेदारी है।
तुम क्या समझोगी ये सब कितना मुश्किल है? तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने धीरे से पूछा, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? लेकिन वह हंस पड़ा। वो हंसी हंसी नहीं थी, बल्कि तिरस्कार से भरी एक कड़वी चोट थी। उसने कहा, तू क्या करेगी? न तो तुझे कोई नौकरी है, न तू पढ़ी लिखी है, न तुझ में कोई अकल है, बस एक चीज़ है। और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं धीरे से पूछा, क्या मतलब? वह बोला, छोड़ो, अभी नहीं। और चाय की आखिरी चुस्की लेकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगले दिन मनोज ने अचानक कहा, कल मेरे साथ ऑफिस चलना, किसी से मिलवाना है। मैंने पूछा, किससे मिलवाना है? लेकिन उसने मेरी बात काटते हुए कहा, बस तैयार रहना, अच्छे कपड़े पहनना, जैसे किसी दावत में जा रही हो। मैं उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाई, लेकिन कुछ कहा नहीं। वह मुझे बाजार ले गया, एक सूट और चप्पल की जोड़ी दिलवाई और बस इतना कहा, साफ सुथरी रहना। जब हम बाजार से लौटे तो घर में सब हैरान थे, पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कहाँ गए थे, बाजार क्यों गए? लेकिन मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। अगली रात मनोज ने फिर याद दिलाया कि कल तैयार रहना, समय बदल सकता है, थोड़ी हिम्मत करोगी तो सब ठीक होगा। मैंने उसकी बात तो सुनी, लेकिन दिल में एक अनजाना डर समा गया। अगले दिन सुबह मैं अच्छे कपड़े पहनकर और वही नई चप्पल पहनकर तैयार हुई और मनोज के साथ बाइक पर ऑफिस की ओर निकल पड़ी। उस समय सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा तेज धड़कनें मेरी थी। रास्ते में मैंने पूछा, यहाँ किससे मिलना है? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, बॉस से। फिर बोला, वो मुझे देखना चाहते हैं, बस मिलना है। ये सुनते ही मेरे कदम वहीं थम गए। मैंने धीरे से पूछा, उन्हें समझ मुझसे क्या चाहिए? मनोज ने मुंह घुमाकर कहा, जब मैं कह रहा हूँ ज़रूरत है तो है, ये बातें बाद में करना, बस मिल लो। इससे मेरा फ़ायदा हो सकता है, मेरी तरक्की हो सकती है, सैलरी बढ़ सकती है। मैंने सख्त लहजे में कहा, मनोज, फ़ायदा? उसने गुस्से में जवाब दिया, तुझे क्या दिक्कत है? बस मिलना ही तो है। मैंने कहा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसने मेरी बात काटते हुए कहा, तो फिर क्या करेगी? फिर से अपने मामी के घर चली जाएगी? भूल गई हो कैसे उन्हें तुझे भेजा था? मेरे पैर ज़मीन में धंसते जा रहे थे। वह मुझे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया और मैं भी उसके पीछे चुपचाप चल पड़ी। मैं उसके साथ भीतर तक गई, लेकिन बॉस से मिले बिना ही लौट आई। जब मैं घर पहुंची तो नंदू के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे उसे पहले से पता था कि कुछ अच्छा होने वाला है। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा और मैंने भी कुछ नहीं बताया। अगले दिन मनोज देर से घर आया, कपड़े बदले, चाय ली, हल्के से कहा, कल रात बॉस कह रहे थे कि अगर तू उनके घर जाकर मिलेगी तो वो मुझे प्रमोशन दे देंगे और शायद हमें सरकारी क्वार्टर भी मिल जाए। मैंने उसकी ओर घूरते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो? तुम चाहते हो कि मैं अपनी इज्जत किसी के कदमों में डाल दूं, सिर्फ तुम्हारी तरक्की के लिए? उसने चाय का कप जोर से मेज पर पटका और बोला, वैसे भी तेरी इज्जत ने आज तक हमें क्या दिया है? जब तू आई थी तेरे पास ना पैसा था ना दहेज। अब अगर तेरे चेहरे और जिस्म से कुछ फायदा उठाया जा सकता है तो क्यों ना उठाया जाए? ये सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को फाड़ दिया हो। मैं चुप रही, लेकिन मेरी आंखों में एक सवाल तैर रहा था, क्या ये वही मनोज है जिसने कभी मुझसे हमदर्दी की बातें की? फिर वह कहने लगा, सोच ले, कल तेरे लिए नया सूट लेकर आऊँगा। अगर मेरा बॉस खुश हुआ तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, कहा, मनोज प्लीज़, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। उसने मुड़कर कहा, मैं बीवी मांग रहा हूँ, वरना तलाक के पेपर्स तैयार हैं। अगर तू नहीं मानी तो वापस तेरी मामी के घर छोड़ आऊँगा। फिर वही चौका, वही झाड़ू, वही गालियाँ तेरा इंतज़ार में रहेंगी। सोच ले। उस रात एक पल भी चैन की नींद नहीं आई। मुश्किल से आंखें बंद हुई तो वही मामी का घर सामने आ गया। वही आंगन, वही गलियां, वही टूटी आवाज़ें जिन्हें कभी किसी ने नहीं सुना था। और दूसरी ओर वो मनोज अब मेरी इज्जत को पैसे के तराजू में तोल रहा था। अगले शाम वह मेरे लिए एक नया सूट लाया और बोला, इसे पहन लो और तैयार हो जाओ, जितनी सुंदर लगोगी उतना अच्छा होगा। मैं चुपचाप सूट हाथ में लिया और कमरे में चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। बहुत देर तक खुद को देखा, फिर आंखें झुकाकर धीरे से खुद से कहा, अब मैं सिर्फ एक चेहरा बन गई हूँ क्या? अब मैं खुद अपनी भी नहीं रही? क्या अब कोई भी मेरी आंखों में छिपे सवाल नहीं पढ़ सकता? दरवाजे पर मनोज की आवाज़ आई। मैं धीरे धीरे दस्तक दे रहा था और कह रहा था, चलो, देर हो रही। मैं ऐसे तैयार हुई जैसे किसी ने पहले से ही मेरे लिए सब कुछ तय कर दिया हो। मैं एक चलती हुई कठपुतली की तरह बस इशारों पर नाच रही थी। जब मैं बाहर आई तो मनोज ने बिना कुछ कहे मुझे बाइक पर बैठाया। रास्ते भर न उसने कोई बात की, नहीं एक बार मेरी तरफ देखा। वैसे बर्ताव कर रहा था जैसे मैं कोई सामान हूँ जिसे उसकी तयशुदा जगह पहुंचा देना है।
जब हम ऑफिस के गेट के पास पहुंचे तो मनोज ने बाइक रोकी और मुझे एक लॉज के अंदर ले गया। सामने से एक नौकर आया और बोला, साहब ने कहा है कि मैडम को यहीं छोड़ दे, वो बाद में आएंगे। मनोज ने मेरी ओर बिना देखे मुझे वहीं छोड़ दिया और चला गया। अब मैं उस अजनबी जगह में अकेली रह गई। मैं एक सोफे पर बैठी गई। वक्त बीतता गया, कमर में दर्द होने लगा, लेकिन न तो कोई आहट आई, न ही कोई दरवाज़ा खुला। मैं कभी सामने की दीवार को देखती तो कभी उस दरवाजे की ओर जिससे किसी ने आने की उम्मीद थी, लेकिन दरवाज़ा पूरी रात बंद रहा। मुझे भूख भी लग रही थी, लेकिन खाने की कोई इच्छा नहीं थी। मेरा मन अब हर चीज़ से ऊब गया था। रात करीब 2 बजे मैं सोफे पर लेट गई। आंखें बंद थी, लेकिन नींद नहीं आई। बस यही सोचती रही कि ये सब क्या है और मैं इसमें क्यों हूँ। सुबह एक नया नौकर आया, उसने हाथ में एक लिफाफा था। वह बहुत नर्म स्वर में बोला, घर पर कोई नहीं है, आप घर लौट जाइए। ये पैसे हैं, हमारे साहब ने आपके पति को देने के लिए कहा है। मैं चुपचाप लिफाफा हाथ में ली और वहां से निकल गई। मेरे पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। बाहर पहले से ही एक कार खड़ी थी। उसी कार ने मुझे घर छोड़ा। जब मैं घर पहुंची तो मनोज तैयार हो रहे थे। उनके हाथ में टाई थी। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आ गई। फिर उन्होंने मेरे हाथ से लिफाफा ले लिया। मैं लिफाफा खोला और फिर खुशी से बोले, बहुत बढ़िया, ये तो काफ़ी है। शाबाश, तो बहुत काम की निकली। मैं कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुक गई, क्योंकि वह तो पहले ही अपनी खुशी में मग्न था। उस दिन मैंने पूरे दिन कुछ नहीं कहा। जब रात को खाना बनाते समय मैं बैठी थी तो नंदों ने पूछा, इतनी चुप क्यों है? दूसरी नंद बोली, भाभी को छोड़ो, बस भैया को खुश रखो, बाकी हमसे क्या मतलब। तीसरे ने हंसते हुए कहा, कोई बात तो है जो हमसे छुपाई जा रही है। मैंने उनकी बातें सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। फिर रात को मनोज फिर एक नया सूट लेकर आया और कहने लगा, कल फिर जाना है। इस बार मेरे बॉस से मिलना बहुत ज़रूरी हो गया है। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।